Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. देखिए, चलिए एक और एक्सपर्ट को जुड़ लेते हैं। सीए तपन दोषी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बताइए तपन जी कि आज आपकी नजर कौन से शेयरों पर है? कुछ बढ़िया स्टॉक्स आप अगर लेकर आए हो तो बताइए, उससे शुरुआत कर लेते हैं। जी अभिषेक जी, जैसे आप लोगों ने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग के ओवरऑल पूरा स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा जब तक ये क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट नहीं होते टीसीएस से। और ऑफ कोर्स इंडिया यूएस का कोई डील आता है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ मैं अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ तो एक सेक्टर जो मुझे अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखें ना तो काफी हद तक अभी न्यू प्रीमियम ऑलमोस्ट 5% से ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। इवन न्यू प्रीमियम जो कहते हैं ना वो भी 13% ईयर ऑन ग्रोथ हो रहा है। इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस का बहुत अच्छा नो ग्रोथ रहा है। कह सकते हैं ना कि जब नो LIC 1.9% से ग्रो रहा है, प्राइवेट इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 10% से ग्रो है। उसमें मुझे एक ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अच्छा लग रहा है। अगर आप बात करो तो मार्केट शेयर भी इनका अच्छा है, सेकंड टू HDFC लाइफ, प्लस इनका पैट भी ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हो रहा है। और जो VNB है, जो वैल्यू न्यू बिजनेस जो होता है, उसमें अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6.4% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आगे जाके नए बिजनेस में भी वो 13% से ग्रो करेंगे। यहाँ से जिस तरह से उनका पार नॉन पार प्रोडक्ट्स के भी नो प्रोडक्ट्स है, उसमें भी काफी अच्छे ग्रोथ ऑलमोस्ट कह सकते हैं मिड 20s में दिख रहे हैं। तो ये सब देख के मुझे एक लग रहा है यहाँ से भी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अच्छा करेगा। और गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो इन सब कंपनीज के लिए बहुत ही फायदे रूप रही। तो ऑफकोर्स यहाँ एक सेफ बेट है, मुझे प्रूडेंशियल लाइफ आप देख सकते हो। ब्रोकन कम्युनिटी या आप कहेंगे कि एनालिस्ट कम्युनिटी अभी भी बहुत बुलिश है एशियन पेंट्स को लेके, तो आपको लगता है कि एशियन पेंट्स का डोमिनेंस चैलेंज नहीं हो सकता है या कंटिन्यू होगा इसके, और ये प्रीमियम एंजॉय करने वाला है? तपन? या गुड मॉर्निंग शरद। देखो मेरा ओपिनियन यहाँ अलग है। मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स काफी वीक टेरिटरी में है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक गिर चुका है लेकिन कंपटीशन भी बहुत बड़ी है। अब जिस तरह से बिरला ऑपर्स और वो सब आए हुए, JSW पेंट्स ने भी एक्सो नोबल को एक्वायर किया है, तो आप देखिए पिछले कुछ साल में इन सबके मार्जिन 15 से 16% से गिरे हैं। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा इंपैक्ट है क्योंकि हैवी डिस्काउंट कर रहे हैं बिरला और JSW दोनों, और उनको मार्केट शेयर लेना है। अगर बिरला ओपर्स की बात करें ऑलमोस्ट 6-7% है। JSW पेंट्स आफ्टर एक्सो नोबल ऑलमोस्ट 9% के आसपास उनका हो गया है शेयर। और यहां से मुझे लग रहा है कि यहाँ कंसोलिडेशन होगा। छोटे छोटे प्लेयर्स है जो थोड़े बेनिफिट रहेंगे क्योंकि एक्विजिशन टारगेट रहेंगे। लेकिन यहाँ आगे जाके 2-3 साल में 4 प्लेयर शायद हो सकते हैं। और यहाँ इसके वजह से जो डोमिनेंस अभी एशियन पेंट्स का है 53% के, और वो नीचे जाएगा और उनको भी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। उनके मैनेजमेंट कमेंट्री से दिख रहा है कि उनको डिस्काउंटिंग करना पड़ रहा है। तो यहाँ जब इतनी सब कहते हैं ना कि एक्विजिशन और बहुत सारा मार्जिन प्रेशर, तो आई थिंक वन शुड अवॉइड दिस सेक्टर ओनली। और यहाँ खास करके एशियन पेंट्स, हाँ थोड़ा 10-15% मूव आ सकता है क्योंकि बहुत गिर गया। लेकिन अगर आप बोलो लॉन्ग टर्म में, इवन 3-4 ईयर्स के 2-3 ईयर्स के एंगल में, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से बड़ा कुछ मुनाफा आ सकता है। इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और नो आपको मार्जिन पे खास नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, एशियन पेंट्स हालांकि 52% का मार्केट शेयर है। बर्जर जो कि सेकंड लार्जेस्ट है उसका 20% का मार्केट शेयर है। लेकिन धीरे धीरे जो और प्लेयर्स हैं ना, वो बिरला ओपस हो गया, बाकी भी प्लेयर्स हैं, धीरे धीरे मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन इनके लिए टफ होगा, ये व्यू है। शरण, एवेन्यू सुपरमार्ट पर आपसे व्यू चाहिए क्योंकि इनके भी अपडेट्स आए हैं और अपडेट इसके ठीक ठाक हैं। स्टैंडअलोन जो रेवेन्यू है FY26 का बढ़ के हो गया है 15,932 करोड़ का। स्टोर्स लगातार एडिशन कर रहे हैं, ये 424 स्टोर्स की संख्या हो गई है। हालांकि हमने देखा कि 3,500 रुपए तक गिरने के बाद शेयर ने 1,000 रुपए की रिकवरी तो कर ली है, लेकिन ये बार बार हम देख रहे हैं कि 4,500 वाले लेवल के आसपास आके ये फंसता है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स, आपका व्यू क्या है और इसका चार्ट कैसा लग रहा है? सजेशन क्या होगा आपकी तरफ से? अभिषेक जी, आपने एकदम परफेक्टली पकड़ लिया है। 4,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2 या 3 बार यहाँ पे आके रुक चुका है स्टॉक। और लास्ट टाइम जब ब्रेकडाउन आया था 4,500 से ही आया था, उसके बाद सीधा गिरते हुए 3,500 के आसपास आ गया था। मगर इस बार प्राइस एक्शन देख के लग रहा है पिछले 3 महीनों में काफ़ी अच्छी अक्यूमुलेशन हुई है ऑन द बाइंग साइड। मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये 4,500 को अगर ब्रेकआउट करता है और ट्रेड करता है 1 से 2 दिन के
के लिए भी, तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी अपसाइड देख सकते हो आप 4,800 से 5,000 के लेवल्स के लिए। तो प्राइस एक्शन देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी सेफ स्टॉक है, और इस एनवायरनमेंट में मुझे लग रहा है आपको एक बार ये स्टॉक में निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। अगर किसे निवेश करना है तो 4,250 का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 4,800 टू 5,000 लेवल्स रहेगा। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर ये व्यू है। भारत फोर्ज एक और शेयर है, वैसे तो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, अमेरिका में इनका बड़ा कारोबार है, वहां से बड़ी रेवेन्यू डिराइव करते हैं। और एक अपडेट यह है कि अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक्स के जो ऑर्डर हैं उनमें गिरावट आई है, और गिरावट थोड़ी मोड़ी नहीं है, गिरावट है करीब 36% की। तो ये शेयर इस पर थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि बड़ा रेवेन्यू इनका अमेरिका से आता है। तपन जी, भारत फोर्ज क्या व्यू होगा आपका इस पर? कंपनी तो अच्छी है वैसे ही है। जी अभिषेक जी, सीधे भारत फोर्ज का पहले भी आपको याद हो तो इनका काफी सारे एक्सपोर्ट मैक्सिको से यूएस में जाते हैं, तो वहां मैक्सिको के साथ भी जो यूएस की डील होती है उसमें भी इंपैक्ट इनका आता है। नॉर्मली ऑटो एंसिलरी का वाया मैक्सिको काफी हद तक सप्लाई होता है। भारत फोर्ज का दूसरा, अभी अगर हम लोग को मेन पॉइंट देखना है कि पहले 9 जुलाई से पहले अगर कोई ट्रीट होती है डील अपनी इंडिया में, उसमें भी ऑटो एंसिलरी इंक्लूड होता है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हाँ ये सब के बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत फोर्ज में आएगा। भारत फोर्ज में क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है ना, ये स्टॉक में आप देखते हो बहुत वॉलेटिलिटी है। प्रॉफिट ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से यूएस का मार्केट है और जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स अक्रॉस खास करके कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा इशू आ रहा है, तो यहां मुझे ये स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि पहले एक पूरी सर्टेनिटी आ जाए टैरिफ के मामले में आफ्टर 9 जुलाई, आई थिंक तब आप सोच सकते हो कि इसमें आपको भागीदार बनना है कि नहीं बनना, अदरवाइज अभी तो अवॉइड ही है ये मेरे एंड से। तपन जी, अरविंदो फार्मा क्या व्यू होगा आपका इसको लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं एक टैरिफ वाली बातचीत है, क्योंकि फार्मा को लेकर ना अलग टैरिफ की बातचीत की थी ट्रंप ने, धमकी भरा अंदाज भी था, तो थोड़ी सी वो चीजें आगे शायद परेशान करें। बट फिलहाल आप बताइए क्या करना चाहिए शेयर में? अभिषेक जी, जो विथ एजम्पशन के यहाँ कुछ आएगा नहीं ट्रम्प के एंड से, क्योंकि अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो काफी टाइम से बात कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा टैरिफ आने वाला है फार्मा पे, लेकिन वो आया नहीं, तो एज्यूम कर रहे कि यहाँ नहीं आएगा। तो ये एज्यूम करके तो मुझे ऑरोबिंदो फार्मा अच्छा ही लग रहा है यहाँ से, क्योंकि काफी हद तक ये देखिए अगर टॉप से भी ऑलमोस्ट 27 से 28% गिर चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, और उनके जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और पेटेंट भी मिले, वो भी अच्छी खासी पाइपलाइन भी है, यूएस में अच्छा खासा बिजनेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा टैरिफ का मामला ठंडा होगा ना, तो इसमें थोड़ी तेजी आएगी, और ये जैसे आपने बोला कि नया अप्रूवल भी मिल रहा है, तो ये एक अच्छा वैल्यू पिक मुझे यहाँ दिख रहा है एक लेवल पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द उनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स और प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट थी, उन्होंने भी बोला था कि यूएस में और पाइपलाइन लॉन्च करने वाले प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक ऑरोबिंदो एक बेट है जो आप यहां से कर सकते हैं विथ अ कैविएट के कुछ टैरिफ में ना है। एमएनएम फाइनेंस का ही तपन जी, एमएनएम फाइनेंस चला नहीं है शेयर, ये आप काफी वोलेटाइल रहा है, और आपकी सलाह क्या होगी इस पर? देखिए, एमएनएम फाइनेंशियल उस सेक्टर में ना जहां काफी अभी ग्रोथ हो रहा है वो है एनबीएफसी सेक्टर। तो आप जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही कम ग्रोथ अपडेट है, और क्योंकि ये स्टॉक ना अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खास बड़ी नहीं है, लास्ट क्वार्टर तो बहुत ही बड़ा डीप आया था, लेकिन उसके सामने स्टॉक ठीक है गिरा है, लेकिन इतना भी नहीं, जबकि बाकी सब एनबीएफसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर आप एनपीए एंड ऑल दैट स्टेबल है, इतना बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अगर जिस तरह के अपडेट आए तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि ये लोग क्रेडिट ग्रोथ इतने ना फास्ट बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है, क्योंकि इतने लिक्विडिटी में आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वार्टर का क्या रिजल्ट आता है, लेकिन ये क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी के ना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए। तो अभी जब इन्होंने क्रेडिट ग्रोथ इतना बताया नहीं, मुझे आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन एमएनएम फाइनेंशियल। हाँ, नीचे मिल रहा है अपने को, लेकिन काफी अच्छे अदर एनबीएफसी जो आप देख सकते हो। नायका को आप कैसे देखते हैं डिस्पाइट दिस वैल्यूएशन? क्या अगर मान लीजिए आज डिस्काउंट पर डील के चलते गिरावट आई तो क्या एंट्री का मौका होगा? जी अभिषेक जी, देखिए आप नायका की बात करें तो बीच में तो बहुत गिर गया था, हमें भी पता है 60-70%, अभी भी काफी रिकवरी आ गई, तो भी टॉप से तो काफी नीचे है। उसके काफी सारे रीजंस थे, तो एक तो मेन रीजन था कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने इनिशियली वो बोनस शेयर का किया था, बाद में एक थी वो उस तरह से हुआ था, और दूसरा नायका में और भी डीलर के साथ काफी हद
तक प्रॉब्लम भी रहा है पिछले टाइम। लेकिन यहाँ जिस तरह से प्रमोटर ही थोड़े निकल रहे हैं, उन्होंने पहले बाय प्रमोटर तो नहीं लेकिन जो जिनका बड़ा स्टेक है वो निकल रहे हैं, तो वो एक हैंगओवर रहेगा। और 212 के आसपास अभी भी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इतनी भी नहीं है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन इंटरनेट कंपनी है तो ऑफकोर्स उसको लोग प्रीमियम ज्यादा है, तो पी रेशो की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। मेरे हिसाब से ना यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक अगर आपको नाइका में एंटर करना है तो मुझे लग रहा है 200 के नीचे आए ना तो सोचे थोड़ा, ये जिस तरह से सेलिंग आएगी बड़ी, आई थिंक उससे प्रेशर रहेगा। तो मैं अगर जाना भी है तो 200 के नीचे ठीक ठाक रहेगा। आपसे जानेंगे तपन जी, डिक्सन टेक मतलब रिपोर्ट्स जितने डिक्सन टेक को लेकर डाइवर्स है ना, उतने किसी को लेकर नहीं होगी। 9,000 के भी टारगेट्स हैं इसको लेकर और 21,000 तक के भी टारगेट हैं। डिक्सन टेक आपको क्या लगता है कि अभी वैल्यूएशन थोड़े से हाई तो हैं, लेकिन यहाँ एंट्री का मौका देखना चाहिए या फिर अभी रुक जाएं, एक बार स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर कोई अपॉर्चुनिटी खोजें? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है कि हम लोग जब भी एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट जब भी कोई बंदा देखे पहले तो पी देख के भाग जाएगा। 118 120 का पी रहता है, लेकिन ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को काफी टाइम से। नो डाउट उसके जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स आते हैं बहुत ही अच्छा आते हैं। नो ऑलमोस्ट 45% CAGR से नो प्रॉफिट ग्रोथ का है जो काबिले तारीफ है। और अभी भी अगर आप देखें ना कि जिस तरह से EMS में सेक्टर में जो जिस तरह से तेजी आ रही है और आगे जाके भी तेजी आएगी क्योंकि चाइना प्लस वन में इंडिया का बड़ा रोल होगा और काफी आईफोन तो आ रहा है, आगे भी काफी सारी कंपनीज आएगी, ऐसे एक्सपेक्टेशन से ये स्टॉक हमेशा नो हाईलाइट में रहता है। तो ये स्टॉक मैंने देखा है कि जब भी थोड़ी भी बिकवाली आती है ना तो यहाँ बाइंग आ जाती है। हाँ ये महंगा है लेकिन एट द एंड ऑफ द हम लोग इसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये ग्रोथ दे रहा है। जिस दिन ग्रोथ नहीं देगा तब बहुत ही अच्छा गिरेगा। लेकिन अभी के माहौल में अगर देखो और जिस तरह से रिजल्ट आए, जिस तरह से अपडेट्स है, आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से भी ना थोड़ा अपमूव हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं, थोड़े नीचे के लेवल पे आप बाय करें तो बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप्स में यहाँ रखूंगा क्योंकि नो इसमें मूवमेंट बड़ी आती है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये 3-4% तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन सेक्टर अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इसलिए मेरा बाय ऑन डिप्स ही रहेगा इसमें। नेस्ले कैसा लगता है आपको स्टॉक ये? स्टॉक तो आप नाम से तो बहुत अच्छा है, मैगी तो प्रोडक्ट ही इतनी चले, सानंद तो यहीं पास में ही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही होता है कि ग्रोथ इज एन इश्यू। अगर आप देखें तो इनका सेल्स ग्रोथ कितना रहता है 10-11%, प्रॉफिट ग्रोथ भी 8-9% के आसपास रहता है। अब जब आपकी GDP 7% से ग्रो हो रही है तो वी वांट अ कंपनी विच विल ग्रो एटलीस्ट 15%। अब इनका पी है 74। अब क्या होता है कि आपकी ग्रोथ और फिर ज्यादा नहीं आएगा आपका प्रॉफिटेबल ग्रोथ में, तो पी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है या तो वो स्टेगनेंट रहता है। नेस्ले के ये साथ यही रहा। अब देखिए बात है बड़ी कंपनी, लेकिन अगर 3 साल का 5 साल का CAGR रिटर्न देखो तो 7% है जो GDP के तरह है। तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम वैल्यूएशन दिख रहा है। और नो डाउट नेस्ले नाम ही इतना बड़ा है कि जिसके वजह से उसको प्रीमियम मिल रहा है। एक्चुअल नेस्ले में दोनों एक ही कैटेगरी में रखूंगा, नाम के वजह से ना लोग होल्ड करें, लेकिन ऑनेस्टली काफी अच्छे स्टॉक्स है जो आपको 15% 20% ग्रोथ दे सकते हैं। तो यहाँ इवन दो ये बढ़ा रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वॉल्यूम अपटिक आएगा। ऑफकोर्स ये सेंटिमेंट बूस्टर हो सकता है, बट एज ए निवेश के लिए आई इग्नोर नेस्ले। जोमैटो व्यू चाहिए आपसे तपन जी, कैसे देख रहे हैं आप इस शेयर को? जी देखिए इटर्नल ऑफ कोर्स नो काफी 220 के आसपास घूम रहा था, अभी 260 एंड अबव है, थोड़ा बम्प अप आया है। और काफी हद तक ना आप देखें तो क्विक कॉमर्स पूरा सेगमेंट ही ना काफी कॉम्पिटिटिव है। अभी जिस तरह से ना ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा लॉस बनाए वैसी बातें चले, वहां इटर्नल एक ऐसा है जो प्रॉफिटेबल है। बाकी आप देखो जेप्टो, स्विगी, फिर इवन अभी डीमार्ट स्मार्ट भी चल रहा है, और काफी ये जियो एंड ऑल दैट अमेजोन। तो ये फाइट बहुत ज्यादा, और यहाँ में धंधा करना यानी स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी नो प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। इंटरनल ऑफकोर्स खुद को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर रखनी है। और यहाँ एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कौन सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेगा, उस पर ही होड़ लगी हुई है। जिस तरह से लास्ट टाइम विपिंदर जी ने बोला था कि हम लोग मार्केट शेयर पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कम ध्यान दे रहे हैं। यहां मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर आप मार्केट शेयर पे ध्यान दे रहे हो, प्रॉफिटेबल इतने नहीं हुए तो भी एक इशू रहेगा। तो मेरे हिसाब से इंटरनल अभी जिस लेवल पे मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप्स रहेगा रेदर देन आउटराइट बाय।
क्योंकि रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है, ये क्वार्टरली कैसे आएंगे रिजल्ट, क्योंकि क्विक कॉमर्स से बड़े प्लेयर और अंदर आ रहे हैं और वो एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन देखना जरूरी है। तो अभी तो मेरा ये लेवल पे नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप ज्यादा रहेगा इसमें। है। तपन एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मिक्स ऑटो बिक्री के डेटा आए, ट्रैक्टर बिक्री को लेकर हमारे अनुमान जो थे वो बिल्कुल सही और सटीक साबित होते हुए दिखे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट्स की अगर बात करें, इनफैक्ट ऑटो एंसलरी पर भी नजर होनी चाहिए। मदरसन, भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर, ये सारे स्टॉक तेजी की चाल इस वक्त दिखा रहे हैं। जी, ऑटो सेक्टर में कल के जो डेटा है ना, उससे वो क्लियर कट था कि टू व्हीलर में ज्यादा पुश आया, टू व्हीलर में ज्यादा डिमांड है और ग्रोथ भी दिख रही है। और ट्रैक्टर्स में भी ऑफकोर्स वो भी एक अनदर सेक्टर है जहां डिमांड अच्छी दिखी, जबकि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में इतना कुछ खास तेजी दिखी नहीं थी। ऑफकोर्स M&M एक आउटलाइनर था जिन्होंने ना जिस तरह से ग्रोथ दिया है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो टू व्हीलर में ऑफकोर्स डिमांड ज्यादा दिख रही है आगे जाके भी, क्योंकि ऑफकोर्स मानसून अच्छा है तो वो फायदा होगा और इन्फ्लेशन कम है, प्लस रेपो रेट हुआ है और आगे जाके फेस्टिव सीजन 4 महीने में होगा तो उसका डायरेक्टली 3-4 महीने में उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। उस महीने में तो शायद हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ भी देख सकते हैं ज्यादा। तो यहाँ आपको टू व्हीलर पे ज्यादा फोकस करना है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो भी कल डेटा आए काफी अच्छे थे, टीवीएस के ले लो या बाकी सबके भी, हीरो होंडा के भी अच्छे नंबर्स थे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक टू व्हीलर पे फोकस कीजिए और यहाँ से मुझे 4-5 महीने में इन सभी स्टॉक में खास करके टीवीएस, आयशर मोटर, मुझे यहाँ लग रहा है कि आगे जाके बढ़ सकते हैं। तो आपको रियलिटी स्पेस में कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? क्या बड़े प्लेयर्स ही रहेंगे कंसोलिडेशन के विनर्स, या कुछ और मिड कैप में भी आप देख रहे हैं तपन? यस सर, देखिए अगर आप रियलिटी स्पेस की बात करें, ऑफकोर्स थोड़ा नो कहते कि जब रेपो रेट कट हुआ तो अच्छा खासा नो बढ़ा था सब स्टॉक्स के प्राइसेस, लेकिन यहाँ भी एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ 6 महीने 1 साल मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ रियल एस्टेट में। हाँ, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के, कुछ स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं। तो यहाँ मुझे 2 सेगमेंट अच्छे लगे। ऐसे तो 4 सेगमेंट नॉर्मली रियल एस्टेट डिवाइडेड होता है, एक तो है प्रीमियम, दूसरा होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, थर्ड कॉमर्शियल होता है और चौथा होता है रेट, REIT रेट। तो यहाँ मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां एक डिमांड रहेगी। प्रीमियम हाउसिंग में यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि प्रीमियम नॉर्मली सेगमेंट एक फेज था पिछले 2 साल का बहुत अच्छा चला, अभी थोड़ा स्लो डाउन आया है। लेकिन अगर प्रीमियम सेगमेंट में भी बात करो तो मुझे DLF अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि उनकी अगर आप देखो प्री सेल ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की तो प्री सेल है और आगे भी 70,000 करोड़ के आगे नो आने वाले प्रोजेक्ट। तो वो एक मुझे DLF अगर प्रीमियम सेगमेंट में मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट कट को आए तो डिमांड बढ़ेगी अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो वहां भी आप कह सकते हैं कि शोभा और वो सब स्टॉक देख सकते हो। ब्रिगेड भी एक अच्छा है, वो भी एक अच्छा स्टॉक है मुंबई रियलिटी के लिए। तो वहां आप थिंक वो आप सेगमेंट देख सकते हो। कमर्शियल आई विल अवॉइड। रेट में अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, डिविडेंड, तो जा सकते हैं, उसमें प्राइस एप्रिसिएशन इतना नहीं होता है, डिविडेंड अच्छा मिल जाता है। ओके, तपन 4% का इजाफा दोनों ऑयल रिफाइनर्स MRPL और चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी तेजी की चाल नजर आ रही है। ये चेन्नई पेट्रोलियम देखो काफी वॉलेटाइल रहता है, ऑफकोर्स वो ऑयल प्राइसेस से काफी कोरिलेटेड है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर हम लोग चेन्नई पेट्रोलियम एज ए लॉन्ग टर्म के लिए बैट करें तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंट्री एग्जिट के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस से डिपेंडेंट है तो कहीं भी चेंजेस में इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अभी करंट लेवल में अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक ऑफकोर्स नो अपने टॉप से ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 43% डाउन है। तो फिलहाल जब ऑयल प्राइसेस इतने डाउन है तो आई थिंक यहाँ पे आप अभी होल्ड कर सकते हो टेम्पररी, लेकिन मेरे हिसाब से ना थोड़ा ऊपर आता है ऑयल प्राइसेस जब स्टेबल होंगे देन यू शुड टेक अ डिसीजन। अभी तो मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है, स्टॉक काफी नीचे भी आ गया है लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी काफी है, तो रिस्क ऑन वाला जैसा है ये। अगर रिस्की अगर आपको बैट लें तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, सेफ बैट नहीं है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, अदरवाइज हाँ फिलहाल तो आप रह सकते हो इस स्टॉक में। ओके, तपन आप M&M पर एक राय दे दीजिए।
हाँ मानसी जी, ऑफकोर्स M&M तो टॉप पिक ही रहेगा अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की भी बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ दिया, जिस तरह से उन्होंने कह सकते प्रॉफिटेबिलिटी में देखो 70 से 80% का CAGR ग्रोथ है जो रेयर होता है। और एसयूवी में उनका मार्केट शेयर बढ़ ही रहा है अभी, वो काफी हद तक बहुत आगे निकले। और ईवी में भी अगर आप देखें तो उनका पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनके जो नए मॉडल्स आ रहे हैं कि वो भी काफी कहते हैं ना कि फर्स्ट डे में ही काफी बुकिंग हो जाती है, तो ये दिखाता है कि नो कस्टमर भी वेट करे M&M के नए प्रोडक्ट्स के लिए। तो M&M ने लिटरली ये जो एसयूवी का मार्केट है ना पूरा कैप्चर कर लिया है अच्छी तरह से, और वही चल रहा है अभी। सीडान से लोग ज्यादा एसयूवी में प्रीफर करें। इवन इनका ट्रैक्टर बिजनेस भी इस बार अपने सेल्स नंबर देखे बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मानसून अच्छा है। एस्कॉर्ट सेकंड नंबर है, लेकिन M&M का तो काफी अच्छा रहा है। तो ये सब देख के और जिस तरह से मार्जिन एक्सपेंशन आ रहा है, ऑफकोर्स ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट रहेगा। ओके चलिए, और इसी कन्विक्शन के साथ बाजार पर भी नजर रखें।